हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अनसॉल्व्ड पेपर केमिस्ट्री क्लास 12th 2019 के 2 सेट आप तक पहुंच चुके हैं और आज आपको हम सेट थर्ड है ना, सेट थर्ड 347 FM करवाने वाले हैं। ठीक है ना, तो सेट थर्ड को सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा सेट थर्ड क्या है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्लियर हुई बात? तो जो हमारा सेट थर्ड है उसका पहला क्वेश्चन ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कह रहा घनीय क्रिस्टलों में, घनीय यानी घन क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर माने भुजा होता है। ठीक है ना, कोर माने भुजा होता है, लंबाई होती है। तो घन आपने पढ़ा है, आपने सुना होगा, आपको याद होगा कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही है, ए बराबर बी बराबर सी। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं। कह रहा है पहले के खा में 8 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में घुला है, विलेन की मोलरता क्या होगी? ठीक है ना, पहले का खा उसने कहा मोलरता का सूत्र होता है कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V। ठीक है ना, स्मॉल w का मान है, कह रहा है 8 ग्राम है, 8 ग्राम NaOH है, तो यहाँ पर 8 गुणे 1000 बटे स्मॉल m का मान है NaOH का अणुभार, m क्या होता है? अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 इंटू कह रहा है 450 ml में घुला है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 में 45। ठीक है ना, और 4 दूनी 8, तो ये क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 बटे 9 भाग देंगे तो पॉइंट के 444। ये आपका यानी कि पहला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, पॉइंट के 444 M ये हो जाएगा। अब पहले के गा पर चलते हैं। ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर 1 है धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। नंबर 2 विलेन के ताप पर तो सारी चीजें होती हैं। नंबर 3 विलेन की मोलरता पर यानी सांद्रता पर निर्भर करता है। चौथा इनमें से सभी पर, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, सभी पर। पहले का घा देखते हैं। कह रहा है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु 400 सेकेंड, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल 400 सेकेंड है, इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? तो देखिए वेग स्थिरांक के बराबर सूत्र होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन अर्धायु का मान दिया गया है 400 सेकेंड। ठीक है ना, तो क्या करते हैं कि 4 का भाग देते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 4 एकम 4, कितने बचे? 29 हो गया, 4 सते 28 और एक बचा, 4 तिया 12 और फिर एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 अपॉन 100 यानी 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.17325। ठीक है, इतना आएगा। अगर हम अब इस 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.0017325 बराबर 1.73 इंटू 10⁻³ प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर दिया गया है आपका पहला ऑप्शन सही है, 1.73 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। पहले के अंगा पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती? निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती है, ये आपको जवाब देना है। तो देखिएगा, एक नोट लिखते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देते हैं।
ठीक है ना। साथ में प्राथमिक एमीन एवं एनिलीन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है केवल प्राथमिक एमीन और एनिलीन देते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देता है। तो यहाँ पर कह रहा कौन सी अभिक्रिया है जो एनिलीन नहीं देती, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, CH3 NH5 अनसोल्ड में लिखा हुआ है जो कि गलत है, ये ऑप्शन होना चाहिए, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। पहले का 4 नंबर पे चलते हैं। आरएनए में उपस्थित क्षारक है, आरएनए में उपस्थित क्षारक है, तो देखिए डीएनए में कौन सा होता है, डीएनए में एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। आरएनए में क्या होता है डिफरेंस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, मतलब कि थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। ठीक है ना। बाकी तो सब सेम है, थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, तो आपका इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2 का। देखिए इसमें कम नंबर पे बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है। कह रहा है जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, उसने संकुलन क्षमता पूरी, और उसने कहा है जालक के केंद्र पर स्थित, मतलब बीसीसी की संकुलन क्षमता आपको निकालना है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम बीसीसी की संकुलन क्षमता की गणना करने वाले हैं। तो क्या लिख सकते हैं, आइए देखिएगा कि यहाँ से शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि बीसीसी जालक में परमाणुओं की संख्या बराबर 2 होती है। ठीक है ना। बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यहां लिखेंगे 2 परमाणुओं का आयतन, 2 परमाणुओं का आयतन बराबर, अब चूंकि परमाणु हमारा कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार का होता है। तो गोले का आयतन जो होता है वो सूत्र होता है 4/3 πr³ इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8/3 πr³। ये तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, यानी पूरे जालक में, क्रिस्टल जालक में, यूनिट सेल में कितने एटम्स ने, यानी एटम्स ने कितना आयतन वॉल्यूम घेर रखा है, तो ये हो गया। ठीक है ना। अब हमें पूरी एकक सेल, पूरी यूनिट सेल, ये हमारी पूरी यूनिट सेल है। ठीक है ना। और बीसीसी में क्या होता है, 8 परमाणु कोनों पर होते हैं और 1 परमाणु केंद्र पर होता है, जिसे मैंने ब्लैक से आपको रिप्रेजेंट किया है ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको मान के चलते हैं, क्या ये चीज। ठीक है ना। माने कि समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ABC। ठीक है ना। अगर हम त्रिभुज ABC लेते हैं तो थोड़ा इसका डिटेल चित्र यहां पर बना हुआ है ABC। तो यहां पर AC हमारा कर्ण होगा, AB और BC हमारी भुजाएं हैं, यानी लंब और आधार हो जाएंगे। तो अगर हम यहां पर लिख दें AC बराबर, तो हो जाएगा √AB² प्लस BC²। अब चूंकि हम घन की भुजा को A मानते हैं, क्या मानते हैं, घन की भुजा को क्या मानते हैं, A मानते हैं। ठीक है ना। तो जब हम A मानते हैं तो ये A² प्लस A² बराबर क्या आ जाएगा, √2A²। AC की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब चूंकि आपने पढ़ा कि एक परमाणु जो है वो घन के केंद्र में स्थित है। कहां पर स्थित है, केंद्र में स्थित है, और वो परमाणु क्रिस्टल के अन्य 2 परमाणु हैं। इन दोनों को आप इस डायग्राम में देखिए, इन दोनों परमाणुओं को स्पर्श करना है। तो यहां पर देखेंगे इस परमाणु की आधी त्रिज्या, इसकी आधी त्रिज्या, और जो केंद्र में स्थित है
वो पूरा। तो अगर अब हम त्रिभुज ले ले कि अब हम लेते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा कर्ण कौन है, एडी हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो अगर हम कर दें एडी बराबर, तो अंडर रूट हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है ना। AC की वैल्यू क्या आ गई है 2A स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे 2A स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू क्या है, DC चूंकि हमारी भुजा है यानी कि A हो जाएगा, इसका मान आया था 2A स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया A स्क्वायर। अब ये जुड़ जाएंगे और हो जाएंगे 3A स्क्वायर। अब देखिए AD में कितनी त्रिज्याएं बन रही है, 1 2 3 4, यानी AD की वैल्यू कितनी हो गई 4R। तो अगर हम 4R बराबर करें तो क्या आ जाएगा A√3, A का वर्गमूल निकल आएगा, 3 रह जाएगा। अगर हम A बराबर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 4R/√3, ये A की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एकक कोष्ठिका की भुजा निकल आएगी, ठीक है ना। अब जब इतना काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन। अब देखिए ये चीज आपको इसके नीचे लिखनी होगी, ठीक है ना। कहां पर लिखनी होगी, नीचे, यहां से। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी भुजा कितनी है A, तो A का क्यूब। अब A की वैल्यू कितनी आई, A की वैल्यू आई है 4R/√3 का होल क्यूब, ठीक है ना। 4R/√3 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 R³/3√3, ये एकक कोष्ठिका का आयतन हो गया। अब हम लगा देंगे संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा, परमाणुओं द्वारा या परमाणुओं का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। तो परमाणुओं का आयतन कितना है, ये रहा हमारा 8/3 πr³ अपॉन, ये हो जाएगा 64R³/3√3 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो ये नीचे ऊपर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 8 πr³ इंटू 100 इंटू 3√3 ऊपर चला गया, अपॉन ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, इंटू 64 R³ R³ से R³ सॉल्व कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 1, 8 8 जा 64, ठीक है ना, 4 और ये हो जाएगा 25। तो आपका आ गया पाई का मान बच गया, आपके पास बचा पाई इंटू 25 इंटू √3/2, ठीक है, इक्वल टू पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू 25 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732/2। इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 68% हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरे का सॉल्व होता है। ये वैसे 4 नंबर का था लेकिन 2 नंबर पे पूछ दिया है, करना तो आपको पड़ेगा ही। दूसरे का खा कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, सुनिएगा। विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो स्मॉल W का मान दे रहा है 20 ग्राम, कैपिटल W का मान दे रहा है 440 ग्राम, ठीक है ना, और NaOH घुला हुआ है। तो NaOH का जो अणु भार है वो होता है 40 और हमसे मोललता पूछी जा रही है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। लगा देंगे क्या सूत्र होता है, मोललता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w की वैल्यू हो गई 20 इंटू 1000 अपॉन 440 इंटू 40।
तो 20 दूनी 40, 0 से 0, 2 से काटेंगे 50, ठीक है ना, और काटें 2 से तो 22, और ये हो जाएगा 25, यानी 25/22, तो बराबर भाग देंगे तो 1 अगर 22 का भाग 25 में देंगे तो 1/22, अब 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 टाइम्स जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे और 3 टाइम्स जाएगा, तो ये 1.13, ठीक है ना, इतना बहुत है मोल पर केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मोल पर केजी। इसी सवाल के साथ जुड़ा हुआ है हमारा एक और क्वेश्चन, कह रहा है कि दूसरे का खा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं दूसरे के गा पर। दूसरे का गा कह रहा है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारी जो अभिक्रिया दी गई है, इसमें क्या अभिक्रिया दी गई है, Zn प्लस, इसको सॉलिड है, और ये Cu एक्वस है, ठीक है ना, हाँ, Zn सॉलिड है प्लस Cu एक्वस है, और एरो मार्क Zn लिक्विड में हो जाता है, एक्वस हो जाता है, Zn एक्वस है, और इस पे 2 प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस Cu सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका आयनन खत्म हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए हमें मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं n माने क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, 2, तो ये 2 रख दिया। और आपके पास क्या है कि इसी में दिया गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे लिखते हैं, E0 से लिखते हैं, कितना हो जाएगा आपका 1.1 वोल्ट दिया जा रहा है, 1.1 वोल्ट हो गया, ठीक है। और फैराडे संख्या F बराबर होता है 96,500 कूलम, इतनी होती है। अब हमें निकालना क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा यानी डेल्टा G बराबर क्वेश्चन मार्क, तो फॉर्मूला होगा डेल्टा G इक्वल टू NF E0 सेल, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, वैल्यू रख देंगे 2 × 96500 × 1.1, ठीक है। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 पंजे 10, 2 छः का 12 और 1 13, 2 ने 18 और 1 19 × 1.1, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब इसमें 1.1 यानी 11 का कर देते हैं तो 0 0 0, 11 33, 11 99 और 3 यानी कि 2 और 11 एकम 11 और 21, ठीक है ना, 10, हाँ 21, इतना मान आ जाएगा जिसका मात्रक होगा आपका जूल, ठीक है। ये आपकी ऊर्जा आ जाएगी मानक गिब्स ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा, यहीं पर सॉल्व करता हूं। उत्प्रेरक के बारे में पूछ रहा है जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, ठीक है ना, क्या हो गया है, आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है दूसरे का घा, इसलिए इसको नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के का पर। क्वेश्चन नंबर 3 के का पर चलते हैं। देखिएगा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कह रहा किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान 84 ग्राम प्रति मोल है में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा कि यहां पर दिया हुआ है जो हम लगाते हैं विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, P =
0.416 बार। और जब इसको विलायक में घोल दिया जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, इसको हम PS मान लेते हैं 0.414 बार, ये पाया जाता है। ठीक है ना, 0.414 बार पाया जाता है। स्मॉल W की वैल्यू दी गई है 5 ग्राम। ठीक है, और कैपिटल W यानी कि विलायक की मात्रा है 42 ग्राम। और विलायक का मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M इक्वल टू दिया गया है 84 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम प्रति मोल। और स्मॉल m की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ये तो हमारा था गिवन, जितना हमारे इस न्यूमेरिकल में दिया गया है। ठीक है, अब हम सवाल फॉर्मूला लगाते हैं। राउल्ट का नियम लग रहा है P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए 0.416 माइनस 0.414 अपॉन 0.416 बराबर स्मॉल w का मान है आपका 5 इंटू कैपिटल M है आपका 84 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और कैपिटल W का मान है 42। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.002 अपॉन 0.416, दशमलव से दशमलव इनका हट जाएगा। और इसको काटे तो 42 दूनी 84 यानी 5 इंटू 2 अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। m इक्वल टू पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 गुणे 416 बटे 2, 2 पंजे 10, या इसको ना गुणा करिए, लिखा रहने जो 5 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 चौको 20, 20 की ये। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 0.5 ग्राम दी गई है, तो ये 0.5 होगी, ये 0.5 होगी और ये 0.5 होगी। एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो 208 m इक्वल टू कितना आ गया 208 मोलर द्रव्यमान आ जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ सॉरी, वैल्यू रखने में हो गया, यहाँ 0.5 था और मैंने 5 रख दिया था, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का खा और 3 का गा। ठीक है ना, 3 का खा है चालकत्व। चालकत्व को परिभाषित करना है और प्रतिरोध, और साथ में इसमें प्रतिरोध में संबंध बताना है। तो और दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत अपोहन पूछ रहा है, अपोहन के बारे में पूछ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है ना, रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन, और ये दोनों, इनका आंसर जो है आपको चालकत्व का आंसर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, और अपोहन का आंसर मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 5। ठीक है, वैसे तो ये दोनों रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो इनको आप चैप्टर नंबर 3 व चैप्टर नंबर 5 में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के घा पर। 3 के घा में कह रहा है आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता आपको बतानी है। ठीक है ना, कह रहा है आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता को समझाइए। यानी 15 तत्व, यानी कि 5th ए की बात कर रहा है। 5th ए के तत्व जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कौन से या किस तरह से जुड़ते हैं और कैसे यौगिक बनाते हैं। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, लिख सकते हैं वर्ग 15 के तत्व। ठीक है ना, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके, 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके, ठीक है ना, किससे क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन से क्रिया करके ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। ट्राई हाइड्राइड
बनाती है। ये तो थी हमारी डेफिनेशन कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता दिखाकर ट्राईहाइड्राइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नंबर 1 एग्जाम्पल में लिख सकते हैं NH3। आप इसका तो बहुत जाना माना नाम है, आप जानते हैं, नाम भी जानते हैं, अमोनिया हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा इसका एग्जाम्पल है PH3, इसका भी आपको नाम मालूम है, फास्फीन है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ASH3 लेते हैं, ASH3, ठीक है ना, आर्सीन नाम होता है इसका, आर्सीन। चौथा है BiH3, बिस्मथ ले लिया हमने, ठीक है ना। बिस्मथ के बारे में लेते हैं, चिरामेथीन नाम होता है, चिरमेथीन नाम होता है। तो ये थे तीसरे का घा, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। डाइक्रोमेट आयन की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रिया का समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, इसलिए इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 4 का खा। 4 का खा कह रहा है क्लोरोएथेन से NN डाईएथिल एथेनामीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोएथेन, एक बार फिर से सुनिए, क्लोरोएथेन से NN डाईएथिल एथेनामीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, क्लोरोएथेन यानी कि C2H5Cl, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं द्वितीयक एमीन C2H5NH C2H5 से। यह हमारा सेकेंडरी 2 डिग्री एमीन से, उससे अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा C2H5N C2H5, चलो नीचे जोड़ दो या ऊपर जोड़ दो, कहीं भी जोड़ सकते हैं, C2H5। और ये जो हमारा हाइड्रोजन था ये Cl से रिएक्ट होकर के HCl बन जाएगा। अब ये हमारा बना NN डाईएथिल एथेनामीन, NN डाईएथिल एथेनामीन जो हमें बनाना था ये बन जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के गा पर चलते हैं। 4 का गा, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का घा, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। तो गा और घा और का ये तीनों आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। केवल क्वेश्चन नंबर 4 का खा, देखिए अब देखना, ये छोटी सी अभिक्रिया को 3 नंबर में पूछ देता है, ठीक है ना। और दूसरे के का में लंबा सा क्वेश्चन पूछ दिया। खैर कोई बात नहीं, जैसा आपसे पूछा जाएगा वैसा ही आपको जवाब देना है। क्लियर हुई बात। अगर इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि क्लोरोएथेन को एथिल एथेनामीन से अभिक्रिया कराने पर NN डाईएथिल एथेनामीन प्राप्त होता है। ये कर सकते हैं। लेकिन भाई आजकल क्या बात है, आप लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। मतलब कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है, कोरोना के प्रभाव की वजह से स्कूल कोचिंग बंद हो गए, आपके एग्ज़ाम डिले टू डिले होते चले जा रहे हैं, है ना। अपनी गवर्नमेंट है, फरवरी में एग्ज़ाम मार्च में करवा लेती तो शायद आप ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे होते, एक जोश होता है ना। लेकिन जब कोई चीज़ डिले होती चली जाती है तो थोड़ा सा निरस्ता आ जाती है, मतलब एक पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। तो आपके लिए एक छोटी सी बात बोलूँगा, लिख रहा हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ठीक है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। क्यों परेशान हो रहे हो यार, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। वीडियो आपको फ्री में मिल रहा है, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं।
मैं अदर चैनल की भांति नहीं कार्य कर रहा हूं कि भैया एक वीडियो पढ़ा दिया, आ जाइए मेरे चैनल में, इतने रुपए का कोर्स है, इतने रुपए का कोर्स है, इसको ज्वाइन कीजिए तब जाकर के आपको सारा सिलेबस मिलेगा। वैसा तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ यार। है आप लोगों से एक व्यूज नहीं देखे जा रहे, देख नहीं पा रहे हो, क्यों अपना भविष्य चौपट कर रहे हो यार। खैर कोई बात नहीं, देखिए इस शायरी को पढ़ने से आपको काफी कुछ मदद मिलेगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर ना बैठ, हार कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, हार कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आपको टाइम पीरियड ज्यादा मिल रहा है और आप लोग निरस्ता दिखाए जा रहे हैं, है ना। देख भैया, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। चींटी को देखिए, नन्ही चींटी को देखिएगा आप। चलिए छोड़िए चींटी को, छोड़िए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। महमूद गजनवी यानी मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा आपने, कितना बड़ा बेशरम व्यक्ति था। 16 बार पृथ्वीराज चौहान से हारा, लेकिन 17वीं बार उसने जीत हासिल कर ली। 1 बार, 2 बार, 4 बार हारता गया, हारता 16 बार हारा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान से जीत गया। तो आप क्यों यार हिम्मत हार रहे हो, क्यों अपनी पढ़ाई को चौपट कर रहे हो? लगे रहो, मेहनत करते रहो, क्यों परेशान हो? पेपर जब होना होगा तो होगा, ये गवर्नमेंट का काम है, पेपर तो आपके होने ही है, ठीक है ना। अपना रिजल्ट क्यों बर्बाद करने में लगे हो? 1-2 घंटे मोबाइल देखते हो, 4 घंटे मोबाइल चलाते हो, भैया थोड़ा सा पढ़ाई देख लो। खैर कोई बात नहीं है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। कह रहा प्रथम कोड की अभिक्रिया N2O5 गिव्स आउट 2NO2 प्लस हाफ O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 × 10⁻² मोल पर लीटर थी, जो कि 60 मिनट के उपरांत 0.20 × 10⁻² मोल पर लीटर रह गई। 318 केल्विन पर स्थिरांक की गणना कीजिए। log 3 की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें दिया गया जो सांद्रता दी गई है प्रारंभिक और बाद में, तो हम सांद्रता को थोड़ा सा मान लेते हैं। R1 = 0.60 × 10⁻³ मोल, ठीक है ना। 0.60 × 10 मोल पर लीटर, ये दी गई है सांद्रता। और दूसरी जब अभिक्रिया होती है तो 60 मिनट के बाद 0.20 × 10⁻³ इतनी सांद्रता बचती है, ठीक है। आगे उसने दिया है 60 मिनट के पश्चात, तो क्या करते हैं कि प्रारंभिक टाइम यानी T1 = 0 और T2 = कितना हो गया, 60 मिनट की बात कर रहा है, ठीक है, 60 मिनट की बात कर रहा है। और इसके बाद में आपको, ठीक है, इतनी वैल्यू हो गई। हमें निकालना क्या है, स्थिरांक यानी K = निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है log R1/R2 = ये होता है log R1/R2 बराबर होता है K T2 - T1 / 2.303, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब हमें चूंकि K निकालना है तो पक्षांतर करना होगा। क्या निकालना है? K निकालना है तो पक्षांतर करना होगा। तो ये चीज उल्टा हो जाएगी, 2.303 / T2 - T1, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा log R1/R2। 2.303, T2 का मान 60 है, माइनस के 0 हो जाएंगे, इनटू log R1 का मान है पॉइंट के 60 × 10⁻³ अपॉन R2 का मान है 10⁻³ पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, दशमलव हटेगा, 20 × 60 3 हो जाएगा। ये बच गया आपका 2.303 / 60 × log 3, ठीक है ना।
अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2.303 अपॉन 60 गुणे 0.4771 कहाँ से आया? log 3 की वैल्यू है, log 3 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर है 1.83, ठीक है ना, 1.83 इंटू 10 की पावर -2 वेग स्थिरांक निकालना था। मिनट में है सवाल तो आंसर आपका प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये सॉल्व हो गया पांचवें का। अब हम चलते हैं पांचवें के खा पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का गा और 5 का घा, ये दोनों आपके आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, इनको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, और पांचवें का जो घा है, 5 का जो घा है, एसएन अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है। एसएन अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है। इस अभिक्रिया के बारे में आपको चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। वहां पर आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर नंबर 10 के वीडियो को प्ले कर लीजिएगा, आपको ये सारी अभिक्रिया मिल जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रिया विधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिएगा। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं कि एथेनॉल की निर्जलन अभिक्रिया। तो देखिए क्या होता है, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर, H2SO4 के साथ गर्म करने पर इसका जल बाहर निकल जाता है। तो देखिए क्या होगा, आपकी जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी कि CH3CH2OH कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करना है। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये बनेगा। ठीक है ना, जल का एक अणु बाहर निकलता है और एल्कीन बनता है। अब हम कहते क्या है, इसकी क्रिया विधि हमें लिखना है। तो क्रिया विधि में क्या लिख सकते हैं, क्रिया विधि इसमें लिखेंगे ये निम्न चरणों में पूरी होती है। यह निम्न चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 है इसका पहला स्टेप है, सर्वप्रथम H2SO4 आयनित होकर प्रोटॉन देता है। सर्वप्रथम H2SO4 आयनित होकर प्रोटॉन देता है। ठीक है ना, मतलब क्या करता है, प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम H2SO4 जो है ये आयनित होगा तो क्या बनाएगा, H प्लस HSO4 माइनस, ये हमारा प्रोटॉन। ठीक है ना, ये पहले पद में सर्वप्रथम H2SO4 आयनित होकर प्रोटॉन देता है। और दूसरे स्टेप पर लिख सकते हैं क्या कि द्वितीय पद में प्रोटॉन OH समूह से जुड़ करके या आक्रमण करके प्रोटॉनीकृत एल्कोहल देता है। नंबर 2, द्वितीय पद में प्रोटॉन OH समूह पर आक्रमण करके, ठीक है ना, OH समूह पर आक्रमण करके प्रोटॉनीकृत एल्कोहल देता है। प्रोटॉनीकृत एल्कोहल देता है। कैसे करेगा देखिएगा, CH3CH2OH प्लस हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन, ये इस पे अटैक करेगा और बना देगा क्या, CH3CH2
O पॉजिटिव H, ये प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनता है। नंबर 3 पर आता है कि तृतीय पद में, ठीक है ना, तीसरे पद में प्रोटोनीकृत एल्कोहल जल के अणु को त्याग कर कार्बोधनायन बनाता है। कार्बोधनायन क्या होता है? जिस पर कार्बन परमाणु धनावेशित हो कार्बोधनायन बनता है। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 O पॉजिटिव H और H। ये क्या करेगा? जल के एक अणु को त्याग देगा, यानी इतने भाग को निकाल देगा। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोधनायन बना, ये है हमारा कार्बोधनायन प्लस H2, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप में क्या होता है? कार्बोधनायन जो है प्रोटॉन का त्याग कर, ठीक है ना, प्रोटॉन का त्याग कर एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है भैया? एल्कीन बनाता है। कैसे? कार्बोधनायन CH3 CH2 पॉजिटिव, इस पर क्या बनेगा? प्रथम पद वाला HSO4 यहां पर आकर जुड़ेगा, HSO4 माइनस एरो मार्क बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, ये हमें एल्कीन प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गई हमारी एल्कोहलों की निर्जलन की अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिएगा, इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ था कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना। इसी क्वेश्चन 6वें की का में जुड़ा हुआ था। तो देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। लिखा हुआ है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण। कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया कराने पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HC≡OH, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया हम करवाते हैं RMgX से, ओके। RMgX से अब क्रिया करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है H और H CrOMgX, ये मध्यवर्ती यौगिक बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर, क्या करवाने पर? जल अपघटन HOH करवाने पर ये बन जाएगा हमारा RCH2OH प्लस MgOHX, ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन जाता है? प्राथमिक यानी 1 डिग्री एल्कोहल। जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से करवाते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। वहीं पर अगर हम एसिटाल्डिहाइड ले लें RH डबल बॉन्ड O प्लस ग्रिग्नार्ड अपकर्मक RMgX, इसको हम डैश मान के चलते हैं तो क्या बनेगा? योगात्मक यौगिक ये भी देगा RHCOMgX और R डैश, ठीक है ना। जैसा देखिए इसमें क्रियाओं में कोई डिफरेंस नहीं है, नॉर्मली होती रहेंगी। और इसका करवा देते हैं जल अपघटन, तो ये बन जाएगा क्या? R और R डैश CHOH प्लस MgOH और X, ये द्वितीयक यानी ये बना हमारा 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। अब हमें बनाने को रह गया क्या? तृतीयक एल्कोहल यानी 3rd डिग्री एल्कोहल की बात करें तो क्या हो जाएगा? कह रहा कीटोन से क्रिया कराने पर, है ना, एसीटोन कीटोन से क्रिया कराने पर
R'MgX, एरो मार्क क्या बनेगा RRCOMgX और R' ये वाला, इसका करवा देते हैं जल अपघटन HOH, तो ये बन जाएगा क्या RCR'OH प्लस MgOHX, ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे हमारे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये हमारा थर्ड डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका छठवें का कंप्लीट होता है। आप चलते हैं छठवें के खा पर। छठवें के का अथवा का पहला पार्ट है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, है ना। क्वेश्चन आता है फिनॉल अम्लीय है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों है, और फिनॉक्साइड आयन की स्थायित्व को कारण को समझाइए। ठीक है ना, तो इसमें आपको फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाने के लिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ये 2020 में पूछा जा चुका है, और वैसे आपको ये मिलेगा चैप्टर नंबर 11। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 11 में हमारे चैनल पे चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट नोट, ठीक है ना, शॉर्ट नोट पर देख लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन ये अपक्रिया है तो मैं करवा दे रहा हूं आपको। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, ये हमारा फिनॉल है, प्लस इसकी क्रिया 3HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवा देते हैं, तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। OH, NO2 और NO2, इसको हम कह सकते हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर पिक्रिक अम्ल। ठीक है ना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक अम्ल प्लस 3H2O आपका बच्चा। तो ये था फिनॉल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने का समीकरण। फिर आगे कह रहा है फिनॉल से, है ना, क्या कह रहा है, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, क्या बनाना है, फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे कि ये हमारी फिनॉल हो गया OH, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाते हैं, वो भी कैसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये बेंजोक्विनोन बनाता है। क्या बनाएगा भैया, बेंजोक्विनोन बनाएगा, ये हमारा बेंजोक्विनोन बन जाता है, प्लस H2O, इसका नाम है बेंजोक्विनोन। ठीक है ना, तो ये था आपका छठवें के का अथवा कंप्लीट होता। आप चलते हैं छठवें के खा पर। छठवें का खा, क्वेश्चन नंबर 6 का खा कह रहा क्या होता है जब, नंबर 1, मेथेनल की क्रिया अमोनिया से होती है। मेथेनल यानी फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए ये कंफ्यूजन वाली बातें होती हैं, है ना, इसमें कंफ्यूज किया गया है। सारे क्वेश्चंस जो है IUPAC नाम पर दिए गए हैं। क्या दिया गया है, IUPAC नाम दिया गया है, और साधारण नाम देता तो हो सकता है आप करवा चुके होंगे, अपक्रिया रिपीट अपक्रियाएं हैं सब, ठीक है ना, लेकिन IUPAC नाम के आधार पर दी गई, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। तो 6HCHO प्लस 4NH3 गिव्स आउट बनेगा क्या, CH2 का होल 6 N4 प्लस 6H2, ये यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है। यह क्रिया आप कई बार करवा चुके हैं। ऐसे में दूसरा कह रहा है मेथेनल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। मेथेनल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, तो मेथेनल 2HCHO प्लस कास्टिक सोडा के लिए NaOH, एरो मार्क बन जाएगा क्या, CH3OH, इसको गर्म करते हैं तो CH3 गर्म करना है भैया, सबके ऊपर सिंबल बना देंगे, नहीं तो लिख देंगे CH3OH प्लस HCOONE, ये बन जाता है। ठीक है ना, यानी एक भाग एल्कोहल और एक भाग सोडियम फार्मेट बनता है। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, सोडियम फार्मेट नाम है। ठीक है,
अगला कह रहा है प्रोपेनॉन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। प्रोपेनॉन मतलब कि CH3COCH3 एसीटोन। प्रोपेनॉन मतलब एसीटोन की क्रिया HNO3 से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? HNO3 से करवाते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा भैया? ऑक्सीकरण होगा। तो एक बन जाएगा आपका CH3COOH, एसिटिक अम्ल बनेगा। CH3COOH बन जाएगा प्लस CH3COOH आपका बच जाता है HC बचता है HCOOH, फार्मिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल दो भाग बन जाते हैं। क्लियर हुआ? तीसरा कह रहा है एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं। एथेनोइक अम्ल यानी 2CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल की बात कर रहा है। इसको ना कह रहा है P2O5 के साथ गर्म करते हैं। तो P2O5 और इसका होगा क्या? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। करना क्या है? गर्म करना है। ठीक है ना? तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा। CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस CH3CO का होल ट्वाइस प्लस H2O, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ठीक है ना? इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। पांचवा है कह रहा है बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में फेनिल मेथिल कीटोन के साथ गर्म करते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होगा? C6H5CHO, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। ठीक है ना? प्लस फॉर्मूला होता है CH3CO C6H5, या फिर इसकी हम रिंग बना देते हैं। ये हमारा फेनिल मेथिल कीटोन। अब थोड़ा सा हम इसको घुमा के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? H2CH, दो हाइड्रोजन निकाले। क्यों? क्योंकि आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहां से H2O गायब हो जाएगा। ठीक है ना? गर्म किसके साथ करना था? NaOH के साथ गर्म करना है ना? कास्टिक सोडा के साथ क्या करना है? गर्म। तो देखिए क्या बनेगा? एल्डोल बन जाता है। C6H5CH डबल बॉन्ड CHCO प्लस H2। ठीक है ना? C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOO CO फेनिल और प्लस आपका क्या? H2O प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपके हो गए क्या होता है जब। अब चलते हैं इसके अथवा पर। छठवें का अथवा, छठवें की खाक अथवा कह रहा है निम्नलिखित अपक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है रोजेनमुंड अपक्रिया अपचयन। नंबर 2 है इसको अभिक्रिया लिख दिया है मैंने, अपचयन। ठीक है? रोजेनमुंड अपचयन, इटार्ड अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, श्मिट अपक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन, इनके बारे में पूछ रहा है आपसे और इनकी अपक्रियाओं पर टिप्पणी। तो देखिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है रोजेनमुंड अपक्रिया। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? रोजेनमुंड अपक्रिया के बारे में, अपचयन के बारे में। तो कह रहा है वह अपक्रिया जिसमें एसिटिल क्लोराइड का, वह अपक्रिया जिसमें एसिटिल क्लोराइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वह अपक्रिया जिसमें एसिटिल क्लोराइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। रोजेनमुंड अपक्रिया कहलाती है। तो देखिए क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl ये होता है। इसका हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करवाना है, वो भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद में क्या होता है? तो कह रहा है एल्डिहाइड प्राप्त होता है ना, एल्डिहाइड CH3CHO प्लस HCl। यह अपक्रिया हमारी रोजेनमुंड अपचयन या रोजेनमुंड अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना? दूसरा इटार्ड अपक्रिया, कह रहा वह अपक्रिया जिसमें CH2 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टालुइन का ऑक्सीकरण। अब टालुइन का सूत्र क्या होता है? C6H5CH3 प्लस 2O, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं ना। टालुइन ये रहा और ऑक्सीकरण का मतलब ये होगा। क्या कह रहा है? क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2। ठीक है ना? CrO2Cl2 और CH2
उन्होंने कहा वह क्रिया जिसमें CH2 की उपस्थिति में क्रोमल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराने पर, ठीक है ना, टॉलुइन का ऑक्सीकरण, ये फर्स्ट कंडीशन, और इसमें साथ में H2, टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराने पर, वह क्रिया जिसमें CH2 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, C6H5CHO, C6H5CHO प्लस आपका क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाता है, ठीक है ना, प्लस आपका H2O निकलता है, ये हो जाती है। तो यह अपक्रिया हमारी इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। तीसरी एक कैनिजारो अपक्रिया, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, वे हाइड्रोजन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, वे कास्टिक क्षारों के साथ अपक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण व एल्कोहल देते हैं, कैनिजारो अपक्रिया कहलाती। जैसे 2HCHO प्लस NaOH, एरो मार्क बन जाएगा, CH3OH एल्कोहल बन गया, प्लस HCOO Na, ठीक है ना, ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट। क्लियर हुआ? इस तरह से ये 3 अपक्रियाएं हो गई, और दो, आइए देखते हैं आगे की 2 अपक्रिया। आइए जल्दी से फिनिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के खा का अथवा को फिनिश करते हैं। श्मिट अपक्रिया नंबर 4 पर है श्मिट अपक्रिया। कह रहा सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड व 4 से 7 वायुमंडल दाब पर गर्म करने पर, है ना, दाब पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसको HCl के साथ अम्लीकृत करने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं क्या होगा कि सोडियम फिनॉक्साइड ONA, ठीक है ना, इसको किसके साथ, CO2 के साथ कह रहा है, CO2 के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड 125 डिग्री सेंटीग्रेड व 4 से 7 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल दाब पर गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, OH प्लस COO Na, ये बना सोडियम सैलिसिलेट। क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका HCl के साथ अम्लीकृत करने पर OH और COOH आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी सॉरी उल्टा, एक मिनट उल्टा हो गया, COO Na कर दीजिए और यहाँ पर OH हो जाएगा, तो ये बन जाएगा COOH और OH, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। क्रॉस एंडोल संघनन है वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जैसे कि CH3CHO, वे तनु क्षारों या अम्लों की उपस्थिति में, तनु क्षारों या अम्लों की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल देते हैं। अब जैसे दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं CH3CHO एल्डिहाइड का, ठीक है ना, किसका, एल्डिहाइड का, तो क्या बनता है देखिएगा, तनु क्षार में मान लो हमने ले लिया NaOH, क्या ले लिया, NaOH ले लेते हैं, है ना। अब NaOH की क्रिया उपस्थिति में अगर हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, है ना, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, वे संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं। अब कैसे, इसको हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं, H2 लिखा और H लिख दिया, ठीक है ना, तो ये बनेगा क्या, CH3CHOH CH2CHO, ये एल्डोल बन जाता है, इसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं या एल्डोल संघनन कहते हैं। आया समझ में? तो इस तरह से आपका ये 6वें का खा कंप्लीट होता है। अब इसके चलते हैं आगे 7वें नंबर पे। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, क्या होता है जब, क्या होता है जब। नंबर 1 पर कह रहा है सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड को, सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी SO3 प्लस H2SO4 के साथ अपकृत करवाते हैं तो ओलियम बनता है, H2S2O7, ये ओलियम है आपका, ठीक है ना, ओलियम बनता है। क्लियर हुआ? और दूसरा है कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र H2SO, कैल्शियम फ्लोराइड का सूत्र होगा CaF2 प्लस सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार Ca जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये बना देगा CaSO4 प्लस
2HF, ये बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 437 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो क्लोरीन यानी Cl2, फ्लोरीन मतलब F2 को 437 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाता है 2ClF। AB प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक है, AB प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक है ये। और फिर इसी में कह रहा है क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 573 यानी Cl2 प्लस 3F2 एरो मार्क ऊपर 573 केल्विन पर गर्म करेंगे, तो ये बन जाएगा 2ClF3। ये भी 3 प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक है, ये भी 3 प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक बना। आगे कह रहा है HCF4 प्लस O2F2, हाँ O2F2 को 143 यानी 143 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा जीनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ये जीनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड में परिवर्तित हो जाएगा और ऑक्सीजन पृथक हो जाएगी, O2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये था 7वें का। अब चलते हैं इसके अथवा पर। तो आइए देखते हैं 7वें के का अथवा कैसे प्राप्त करोगे। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट। तो देखिए फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 प्लस इसकी अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से। ठीक है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड से अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब Fe के 2 हो गए तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, प्लस आपका बन जाएगा 2H2, ये हमारा बन गया फेरिक सल्फेट। दूसरा कह रहे हैं HCF4 से HCO3 यानी जीनॉन टेट्राफ्लोराइड से जीनॉन ट्राईऑक्साइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड से जीनॉन ट्राईऑक्साइड बनाना है, तो क्या करेंगे 6HEF4 प्लस 12H2 एरो मार्क। ठीक है ना, हमें बनाना क्या है HCO3 बनाना है। ठीक है ना, क्या बनाना है HCO3, ये बनेगा 2HEO3 प्लस फ्लोरीन 6 चौक 24 और 12 दूनी 24 यानी कि 24HF प्लस 4Xe, ये बनेगा। ठीक है, बन जाएगा मुख्य उत्पाद। कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड, कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड, तो कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। इसकी क्रिया हम फास्फीन से करवाते हैं, किससे करवाते हैं फास्फीन से, तो बनना है Cu3P2। अब Cu3 मतलब कॉपर के 3 करने पड़ेंगे और P2 का मतलब है यहाँ पर 2 करना पड़ेगा प्लस। ठीक है ना, प्लस आपका क्या बच जाएगा 3H2SO4, ये प्राप्त हो जाएगा। बेरियम एजाइड से बेरियम 2BaN3, ये बेरियम एजाइड है, इसको गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म करेंगे तो बन जाएगा क्या 2Ba, बेरियम बनाना था, प्लस 3N2 पृथक हो जाएगा। ठीक है ना, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल, तो ये देखिए ओस्टवाल्ड विधि लगा देते हैं, तो यहाँ पर अमोनिया का सूत्र है हमारा 4NH3 प्लस 5O2। ठीक है ना, कितना टेम्परेचर होता है 800, प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करता है, तो ये बना देगा क्या 4NO प्लस अब ऑक्सीजन आपकी 4 या 12 यानी कि हाइड्रोजन 12 है तो 6H2, ये बनेगा। ठीक है ना, मैंने पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, फिर 2NO प्लस O2, ये बना देगा 2NO2। ठीक है ना, फिर 2NO2 प्लस H2O, ये बनेगा HNO3 प्लस HNO2, ये बन गया अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल। आई बात सुने, तो ये था आपका 7वें के का अथवा। अब चलते हैं 7वें के खा पर।
सातवें के जो है आपका इसके दोनों पार्ट आपके सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, दोनों को हटाया जा चुका है, इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, फिर भी आप अपने पीडीएफ से चेक कर लें कि कौन सा सिलेबस हटा है या नहीं है। क्लियर हुआ ना? आगे क्या कहते हैं भैया, ठीक है, तो अगला सेट हम यानी सेट 4 पर मिलेंगे अब इससे आगे। यहाँ तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।